हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय की वर्कबुक की सीरीज में आज हम अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 4 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपके आधार रेखा आकलन के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकृति में कौन कौन से पंच तत्व है। प्रकृति में कौन कौन से पंच तत्व है, उनके आपको नाम बताने हैं। तो देखो, पहला है वायु, दूसरा अग्नि, तीसरा पंच तत्व है आपकी पृथ्वी, चौथा जल और पांचवा प्रकाश। ये पांच क्या है? ये पांच आपके पंच तत्व है। दूसरा है पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? तो कौन सी ऊर्जा के कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। इसके कारण कणों के बीच मौजूद गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है, पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तीसरा, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती को जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? ये उदाहरण है विसरण प्रक्रिया का। विसरण का मतलब ही होता है फैलना। तो ये किसका उदाहरण है? विसरण प्रक्रिया का। चौथा, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पांचवा क्या है? अवसादन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्या है? अवसादन से आप क्या समझते हैं? तो देखें, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि किसी किसी तरल में मौजूद, तरल यानी द्रव पदार्थ, किसी तरल में मौजूद भारी कणों का भारी कणों का नीचे तली में बैठना, नीचे तली में बैठना एवं हल्के कणों का हल्के कणों का तरल में ऊपर तैरना, तरल में ऊपर तैरने की घटना या प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी तरल पदार्थ के अंदर जो भारी कण है वो नीचे तली के अंदर जमा हो जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरते हैं। इस घटना को कहते हैं अवसादन। छठा प्रश्न है कि आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को चलनी से छानकर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? आटे में मौजूद जो छोटी छोटी अशुद्धियां होती है उनको हम चलनी से छानकर क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं चालन विधि। क्या कहते हैं? चालन विधि। सातवां, पदार्थों के पृथक्करण की निष्पापन विधि से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। कौन सी विधि? निष्पापन विधि। निष्पापन विधि क्या होती है? देखें, तो जब हम वायु की मदद से किसी पदार्थ में मौजूद या किसी मिश्रण में मौजूद हल्के और भारी कणों को अलग करते हैं तो इस विधि को कहते हैं निष्पापन विधि। तो हम लिखेंगे कि पृथक्करण की वह विधि, पृथक्करण की वह विधि जिसमें हवा की मदद से जिसमें हवा की मदद से मिश्रण में मौजूद मिश्रण में मौजूद हल्के एवं भारी कणों को पृथक किया जाता है। भारी कणों को पृथक किया जाता है। ठीक है, उदाहरण की अगर बात करें, अगर मैं उदाहरण लिखूं तो भारी अनाज से भूसे को अलग करना, हम कहेंगे अनाज और भूसे को अलग करना।
अनाज एवं भूसे को अलग करना। ठीक है, जिसमें हम हवा की मदद से भूसे को अलग करते हैं और अनाज के कणों को अलग करते हैं। आगे बात करें कार्यपत्रक 2 की। पहला प्रश्न है भंगुरता किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, भंगुरता किसे कहते हैं। तो भंगुरता क्या है, किसी पदार्थ का एक गुण है कि जब हम पदार्थ पर बल लगाते हैं तो वो विकृत होने की बजाय क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस गुण को कहते हैं भंगुरता। तो हम लिखेंगे यहां पर कि भंगुरता भंगुरता वह गुण है, भंगुरता वह गुण है जिसमें पदार्थ पर बल लगाने पर, किसी भी पदार्थ पर बल लगाने पर वह विकृत होने की बजाय, वह विकृत होने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस गुण को कहते हैं भंगुरता। ठीक है, जैसे जो अधातुएं होती है, अधातुएं ज्यादातर कौन सी प्रकृति की होती है, भंगुर प्रकृति की। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो कोयला, कोयले के अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। दूसरा है ड्राइवर सीट के सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है। कौन से गुण का, जड़त्व के गुण का। कौन से गुण का, जड़त्व के गुण का उपयोग ड्राइवर सीट के सीट बेल्ट में मौजूद जो पदार्थ होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जड़त्व के गुण का। तीसरा, जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो हम कहेंगे जल में घुलित ऑक्सीजन का। जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग वो श्वसन के लिए करते हैं। तो जल में घुलित ऑक्सीजन का, जल में घुलित ऑक्सीजन का। चौथा, घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण को दर्शाता है। तो जो जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन होती है वो उच्च दाब वाली प्रावस्था से कम दाब वाली प्रावस्था की ओर विसरण को दर्शाती है। तो हम लिखेंगे कि घुलित ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन उच्च आंशिक दाब वाली प्रावस्था से, उच्च आंशिक दाब वाली प्रावस्था से कम दाब वाली प्रावस्था की ओर विसरण को दर्शाता है। कम दाब वाली प्रावस्था की ओर विसरण को दर्शाती है। ठीक है, पांचवा, एलपीजी का पूरा नाम आप सबको पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीकृत, द्रवीकृत पेट्रोलियम, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये छठा, पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। ठीक है, सातवां, पदार्थ के कण निरंतर कैसे होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 3। पहला प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, नाम लिखिए। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की मुख्य 5 अवस्था है। कितनी अवस्था है, 5। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्था है, पदार्थ की मुख्य 5 अवस्था है। इसमें आपको नाम लिखने हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी है आपकी बीईसी यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट,
ये पदार्थ की 5 अवस्थाओं के नाम हैं। दूसरा है ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषता लिखनी है। किसकी? ठोस अवस्था की 3 विशेषताएं। देखें, पहली अवस्था की विशेषता क्या लिख सकते हैं? तो पहली विशेषता कि ठोसों का आकार और आकृति और आयतन तीनों चीजें क्या होती है? निश्चित होती है। तो हम लिखेंगे पहला गुण क्या है? निश्चित आकृति एवं आकार। क्या लिखेंगे? निश्चित आकृति एवं आकार। तो पहला गुण हम लिख देंगे निश्चित आकार एवं आकृति। ठीक है। दूसरा लिख देंगे कणों के बीच मजबूत अंतराणुक आकर्षण बल। कणों के बीच मजबूत अंतराणुक अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल। कणों के बीच मजबूत अंतराणुक आकर्षण बल। और तीसरा गुण है नगण्य विसरण, यानी बहने का गुण न के बराबर होता है। नगण्य विसरण का गुण। ये क्या होगी? ठोसों की 3 विशेषता हो गई। तीसरा, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं बच्चों गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। चौथा, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी द्रव गैस में बदलता है, तो उस तापमान को क्या कहते हैं? उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। फिर पांचवा, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखो। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या है? कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह ठोस से सीधे गैस में और ठंडा करने पर यदि वो गैस से सीधे ही ठोस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। हम कहेंगे कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में बदले बिना द्रव में बदले बिना सीधे गैस में सीधे गैस में तथा गैस को ठंडा करने पर गैस को ठंडा करने पर सीधे पुनः ठोस में परिवर्तन सीधे पुनः ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया या परिवर्तन की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण की बात करूं तो जैसे कपूर, नेप्थलीन, नौसादार, ये सारे क्या हैं? ये सारे ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। छठा, शुष्क बर्फ का सूत्र। तो जो ठोस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस CO2 को ही क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। सातवां, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालने पर पिघल जाती है, ऐसा किस उष्मा के कारण होता है? तो जब बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वायुमंडल से वो क्या करती है? उष्मा को ग्रहण करती है ना? तो उसे हम कहेंगे गुप्त उष्मा। क्या कहेंगे? संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा के कारण। ठीक है, क्योंकि फ्रिज के अंदर तापमान कम होगा और फ्रिज से बाहर वायुमंडल का तापमान ज्यादा होगा। जैसे ही हम बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो वायुमंडल से उष्मा को ग्रहण करेगा, तो उस संगलन की गुप्त उष्मा के कारण ही जो बर्फ है वो किसके अंदर बदल जाएगा? पानी के अंदर बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 का चौथा कार्यपत्रक। पहला प्रश्न है, बर्फ से भरी पानी की बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है, कारण स्पष्ट करो। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है वाष्पीकरण। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वाष्पीकरण। तो अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि ऐसा इसलिए होता है, क्या लिखेंगे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि वायुमंडल में मौजूद क्योंकि वायुमंडल में
मौजूद वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर ठंडी सतह के संपर्क में आने के कारण बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ठीक है, आगे बात करें पदार्थ की कोई दो विशेषता लिखिए। पदार्थ की कोई दो विशेषता। तो पहला गुण है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील। पदार्थ के कण निरंतर पदार्थ के कण निरंतर कैसे होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ये दो विशेषता हैं। आगे बढ़े। तीसरा, क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो सूती वस्त्र हैं वो आपके सूती वस्त्र जल के क्या होते हैं, जल के अच्छे अवशोषक होते हैं। इस वजह से वो पसीने के द्वारा जो जल निकलता है उस पसीनों को क्या करते हैं, आसानी से अवशोषित कर लेते हैं और फिर पसीने को अवशोषित करने के बाद उसे तेजी से क्या कर देते हैं, वाष्पित कर देते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं। इस वजह से हमें गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि क्योंकि सूती वस्त्र जल के अच्छे शोषक होते हैं। सूती वस्त्र जल के अच्छे शोषक होते हैं, अतः पसीने को तेजी से वाष्पित करके पसीने को तेजी से वाष्पित करके हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। चौथा, गुब्बारे को धूप में रखने पर वह फट जाता है, ऐसा किस कारण से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो होता क्या है कि गुब्बारे को गर्म धूप में रखेंगे तो वो क्या करेगा, धूप में तापमान ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, ऊष्मा को प्राप्त करेगा और ऊष्मा प्राप्त करने के कारण जो गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई है उस गैस के कण क्या होंगे, तेजी से गति करेंगे और गैस के कण तेजी से गति करेंगे तो वो गुब्बारे की दीवारों पर दबाव डालेंगे और दबाव ज्यादा बढ़ने पर गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि गुब्बारे को धूप में रखने पर वह ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित। ठीक है, ऊष्मा को क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे जिससे गुब्बारे में भरी गैस के कण तेजी से दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। ठीक है,
जिससे गुब्बारे में भरी गैस के कण हैं वो तेजी से दीवारों पर क्या करते हैं, दीवारों पर दबाव डालते हैं, दबाव डालते हैं तथा दबाव अधिक होने बढ़ने पर दबाव दबाव अधिक बढ़ने पर गुब्बारा क्या हो जाता है, दबाव अधिक बढ़ने पर गुब्बारा फट जाता है। सीधी सी बात है, गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई है, जब उसे ऊष्मा प्राप्त होगी तो गैस के कण तेजी से क्या होंगे, गति करेंगे, और जब तेजी से गति करेंगे तो वो गुब्बारे की दीवारों पर क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, जिसकी वजह से दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ने पर गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। आगे बात करें पांचवा, दिए गए चित्र में तीर द्वारा इंगित भागों के क्या लिखने हैं, आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर कौन कौन से भाग हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, तो ऐसा स्पष्ट चित्र तो नहीं दिख रहा है लेकिन आपकी किताब में दिया हुआ है। ये क्या है, ये कपास पलग है, यहाँ पर ये उल्टा कीप है, फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ठोस अमोनियम क्लोराइड यानी ठोस NH4Cl। फिर यहाँ पर ये कुछ व्यंजन है, चीन का व्यंजन, ये चित्र आपकी किताब में भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो भरा हुआ है अंदर वो अमोनियम क्लोराइड की वाष्प है, NH4Cl की वाष्प। ठीक है, ये आपका चित्र है। यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे बर्नर है, ये स्टैंड है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 1 से लेकर 4, जो कि आपके अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।